एपिसोड 40। मीरा देवी भी इतनी खुशी से हिल नहीं पा रही थी। वो रेयांश की पीठ को हैरानी से देख रही थी। हालांकि वो बहुत जल्दी माफी मांगना चाहती थी और उसकी क्षमा की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन अभी ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस समय रेयांश ने उसकी तरफ देखा। रेयांश के मन में मीरा देवी के प्रति निश्चित ही गुस्सा था। उसका सब कुछ बस खुद को साबित करना था। इस समय भीष्म राजवंशी उसके हाथों हार गया था और भरत राजवंशी भी उसके सामने शर्मनाक स्थिति में था। यह सब रेयांश ने इस औरत के लिए किया था। उसने वापस देखा था मीरा देवी को पूरी तरह समझाने के लिए कि कौन है असली बेकार इंसान। जब उसने मीरा देवी की आंखों में आंसू देखे तो रेयांश थोड़ा रुक गया, अपने घमंड भरी नजर वापस लेकर ठंडे से वापस मुड़ गया। अचानक उसे लगा कि यह औरत इस समय इतनी कमजोर थी। रेयांश हमेशा से खुद को कठोर इंसान बनाना चाहता था, लेकिन इस पल उसे पता चला कि वो उसके लिए दुखी हो गया था। जैसे इस औरत के पीछे देखने से वो असीमित जोश पैदा कर सकता था, इसलिए उसकी ठंडी और तेज नजर फिर से राजवंशी कुल के सभी लोगों की तरफ मुड़ गई। और इस समय मीरा देवी के बगल में खड़े यशवंत नायक भी रेयांश को देख रहे थे। अपने बेटे की हत्या का बदला और अब रेयांश द्वारा नायक कुल की रक्षा, ये दो विरोधाभासी बातें उसके मन में लगातार टकरा रही थी। नायक कुल के पूर्वज रेयांश के बगल में खड़े होकर राजवंशी कुल के मुखिया की तरफ देखते हुए कहा, हर्ष, तुम भी एक समझदार इंसान हो। तुम्हारा राजवंशी कुल आज तो बिना किसी मेहनत के हमारे नायक कुल को मिटा सकता था, लेकिन तुम्हारे बच्चे नहीं लड़े। अब इस स्थिति में तुम फिर से हमारे नायक कुल पर हावी नहीं हो सकते जब तक तुम अपने राजवंशी कुल की भविष्य की परवाह नहीं करते और इन बच्चों की मृत्यु को देखते नहीं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, हमें दवा दे दो तो हम इन चारों को छोड़ देंगे। बाकी हमारी दुश्मनी, हमारी जड़ें इस कुलई नगर में है। लड़ना हो तो आगे भी वक्त है। मैं यशांश जीने मरने तुम्हारे साथ हूं। हालांकि नायक कुल के लोग स्वप्निल पुष्प से प्रभावित हुए थे, लेकिन अभी भी एक बार मारने की शक्ति थी। अगर यशांश राजवंशी कुल के दूसरे शिष्यों पर तायगु ब्लड स्पिरिट ड्रैगन का इस्तेमाल करे तो काफी लोग मर जाएंगे और 4 महत्वपूर्ण छोटे लोग भी विपक्षियों के हाथों में हैं। अगर राजवंशी कुल इस समय सचमुच मर मर कर लड़े तो नायक कुल के मिटने पर भी राजवंशी कुल के कुछ ही लोग बचेंगे। हालांकि राजवंशी कुल के सभी लोगों को बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन यह स्थिति पहले से तय थी। अफसोस होने पर भी उन्हें इसे सहना पड़ता था। इस समय रेयांश ने भी ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो समझदारी से दवा निकाल दो। हमारा नायक कुल इंतजार कर सकता है, लेकिन भीष्म राजवंशी इंतजार नहीं कर सकता लगता है। देखते हैं। इस हालत में मुझे लगता है यह आधे घंटे भी नहीं टिक पाएगा। भीष्म राजवंशी की जान खतरे में है। अभी न बचाएं तो एक पल बाद पूरी तरह नहीं बचाया जा सकता। भरत राजवंशी का मन सबसे ज्यादा परेशान था। विशेष रूप से रेयांश के व्यवहार ने उसे पुराने दिनों की याद दिला दी। वो और भी अफसोस महसूस कर रहा था, लेकिन अपने बेटे की जान कम थी, वो भी समझ गया था। इसलिए वो घबराहट भरे स्वर में बोला, पिताजी, आज हम हार गए हैं। राजवंशी कुल का मुखिया ठंडी नजर से नायक कुल के पूर्वज को देख रहा था। मन में भी बहुत अफसोस था। इतने समय की योजना, आज सब कुछ रेयांश इस नाम नहीं जाने वाले लड़के के हाथों बर्बाद हुआ। वो कैसे मान सकता था? भरत राजवंशी भी जानता था कि आज का यह अचंभा पूरी तरह से रेयांश के कारण हुआ। मन में बहुत पछतावा हो रहा था। शुरू में उसे मारने के लिए लोग भेजे थे क्योंकि इस लड़के का मौजूद रहना मुसीबत लग रही थी और यह मीरा देवी के प्रति मेरी भावनाओं को प्रभावित कर सकता था, लेकिन आखिरकार यही उसका हमारे लिए बर्बाद कर देगा। वो राजवंशी कुल के मुखिया के कान में फुसफुसाया, पिताजी, जब वो काम खत्म हो जाए तब दूसरे चाचा अपना हाथ खाली कर पाएंगे। उस समय मैं रक्त स्वर्ग संप्रदाय के दोस्तों को बुलाकर सहायता मांगूंगा। ये नायक कुल तो राख हो जाएगा। आज की हार हम 10 दिन सह सकते हैं, फिर वापस जीत सकते हैं, लेकिन भीष्म की जान नहीं बच पाएगी। भरत राजवंशी और राजवंशी कुल के मुखिया की बातचीत को साक्षी ने रेयांश को दोहराया। रेयांश के भौं सिकुड़ गए, क्योंकि वो नहीं जानता था कि इस बात में आखिर क्या मतलब है, लेकिन उसे पता था कि चाहे नायक कुल आज बच जाए, शायद आगे के दिन आसान नहीं होंगे। भरत राजवंशी ने जो रक्त स्वर्ग संप्रदाय कहा, वो कितना डरावना संगठन है ये अभी पता नहीं है। राजवंशी कुल के मुखिया अब हिल गए। उसने भी सोच लिया था आज सब कुछ बिल्कुल हार गया है, इसीलिए उसने इशारा किया। फिर नायक कुल के पूर्वज को धीमी आवाज में कहा, दवा तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि कोई चाल ना चलो। इन 4 पोतों में से अगर किसी के साथ कुछ हुआ तो आज का अंत आजीवन दुश्मनी होगा। नायक कुल आज मुसीबत में था, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित था। उन्हें जो चाहिए था बस यहीं से सुरक्षित निकल जाना। आगे के संघर्ष के लिए वक्त चाहिए। नायक कुल को वापस जाकर फिर से मजबूत बनना होगा, तब जाकर लड़ना होगा। नायक कुल के पूर्वज भी इस समय फिर से झंझट नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, दवा लाओ, मैं उनकी सुरक्षा की गारंटी लेता हूं। राजवंशी कुल के मुखिया ने अपनी आस्तीन से एक बोतल निकाली। यही स्वप्निल पुष्प की दवा थी जो स्वप्निल पुष्प की जड़ों से बनाई जाती है। उनके राजवंशी कुल के लोग आज सभी जहर से बचे थे। सभी ने पहले से ही दवा ली थी। स्वप्निल पुष्प एक प्रकार की दिव्य औषधि भी है। सिर्फ जड़ और पंखुड़ियों को एक साथ खाने से चेतना शक्ति में कुछ वृद्धि होती है। इस तरह से तुम पहले दवा दे दो, मैं पहले 2 को छोड़ दूं। जब हम ठीक हो जाएं तो बाकी 2 को छोड़ देंगे। नायक कुल के पूर्वज ने शांति से कहा।
नायक कुल के पूर्वज की सावधानी को देखकर राजवंशी कुल के मुखिया ने तुच्छ समझा। उसने सीधे दवा नायक कुल के पूर्वज के हाथ में फेंकी। ठंडी हंसी के साथ कहा, यशांश, इन कुछ दशकों से तुम हमेशा इतने बिना दिमाग के इंसान रहे हो। आज मैं हार गया हूं, लेकिन तुम्हारे साथ कोई चाल नहीं चली है। लेकिन आगे से सावधान रहना। राजवंशी कुल के दरवाजे से निकलने के बाद आगे से हमारे दो परिवार पानी और आग की तरह होंगे। नायक कुल के पूर्वज ने यशवीर नायक और लावण्या नायक को संकेत दिया कि वे विराट राजवंशी और सुप्रिया राजवंशी को छोड़ दें। ये दोनों अचानक रोने बिलखने लगे, अपने पिता की तरफ भागे। नायक कुल के पूर्वज ने खुद ही दवा की बोतल खोली, खुद ही सूंघा, स्वप्निल पुष्प की जड़ों की खुशबू पुष्टि की। पिताजी, मैं पहले आजमाती हूं। मीरा देवी अचानक बोली, राजवंशी कुल चालबाज है, आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। आप हमारे सबसे मजबूत हो, अगर आप पर धोखा हुआ तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। नायक कुल के पूर्वज मुस्कुराए, कहा, कोई बात नहीं बेटी, आज मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारी बेइज्जती हुई। इस कहते हुए उन्होंने कुछ दवा का पाउडर लिया और निगला, फिर बोतल अर्जुन नायक को दे दी। बैठकर ध्यान लगाया। आधे घंटा नहीं लगा कि उनके शरीर से फिर से वो तेजशाली शक्ति फूटी। दोनों आंखें अचानक खुलीं। रेयांश ने देखा तो थोड़ा घबराया। दवा सही है, तुम जल्दी करके लो। नायक कुल के पूर्वज की पुष्टि के साथ नायक कुल के बाकी लोगों ने भी जल्दी दवा ली। आधे घंटे बाद सभी ने शक्ति वापस पा ली। अब नायक कुल की तरफ की कुल शक्ति धीरे धीरे विपक्ष के बराबर हो रही थी। नायक कुल के पूर्वज ने रेयांश को इशारा किया, उन्हें वापस कर दो, आगे उन्हें पकड़ने के मौके आएंगे। आज जब से तुम अंदर आए हो, मैं जानता हूं कि तुम उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। रेयांश ने पहले भीष्म राजवंशी को मारना चाहा था, ये मीरा देवी को साबित करने के लिए था। अब इतना बड़ा अचंभा मिला तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं रही। भीष्म राजवंशी उसके सामने बिल्कुल नहीं टिकता था, अब नहीं, आगे भी नहीं होगा। इसलिए उसकी जान लेने की रेयांश में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस फेंकते ही दो आकृतियां राजवंशी कुल की तरफ गईं। राजवंशी कुल के लोगों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। जब उन्होंने देखा कि राजवंशी कुल के इन दोनों प्रतिभाशाली लोगों की हालत इतनी दुर्दशा की है, राजवंशी कुल के लोगों की नजर रेयांश पर देखना मुर्दे को देखने जैसा हो गया। भरत राजवंशी ने अपने मरते हुए बेटे को पीछे एक व्यक्ति को दिया। रेयांश की तरफ हत्या भरी नजर से देखते हुए कहा, तुम 10 दिन से ज्यादा जी नहीं पाओगे, अपने आखिरी दिनों का मजा लो। बूढ़े, मैं तो तुम्हारे इस पोते की आज ही मौत की जिम्मेदारी लेता हूं। रेयांश ने बेपरवाही से कहा, आज का यह नाटक इस समय वास्तव में पूरा हो गया। मूलतः नष्ट होने वाला नायक कुल रेयांश के प्रकट होने के कारण बच गया। उसने न केवल राजवंशी कुल के दो आशाओं को घायल किया, बल्कि नायक कुल को पूरी तरह सुरक्षित निकालकर राजवंशी कुल से बाहर निकलने दिया। इस समय नायक कुल के लोगों की रेयांश को देखने वाली नजरें अब बिल्कुल अलग हो गईं। इनमें श्रद्धा, कृतज्ञता और थोड़ा डर भी शामिल था। नायक कुल के पूर्वज को अपने भाई द्वारा धोखा दिया गया था, जिससे वो अपने कुल को नष्ट होने से बचाने में असफल रहा था। इसलिए उसने राजवंशी कुल प्रमुख से एक और शब्द नहीं कहा। नकारात्मक चेहरे के साथ नायक कुल के लोगों को लेकर राजवंशी कुल से बाहर निकल गया। इनमें से मीरा देवी अभी भी लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी। मुख्य द्वार से निकलते समय रेयांश बगल की तरफ चल रहा था। आगे ही मीरा देवी और यशवंत नायक थे। रेयांश का सारा ध्यान मीरा देवी पर था, जबकि उस समय दुख में तड़पते हुए यशवंत नायक पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में एक तरफ रेयांश के आज नायक कुल को बचाने के बहादुरी भरे कारनामे थे, दूसरी तरफ अपने बेटे की छोटी छोटी यादें थी। वो अपने बेटे के बड़े होने का गवाह था, उसकी हर खुशी गम का गवाह था। उसकी आधी जिंदगी में जतिन नायक की यादें थी, और जतिन नायक की मृत्यु रेयांश के कारण हुई थी। जतिन, मैं कब तक तुम्हारे लिए बदला ले सकूंगा? वो ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर तक के योद्धा को मार सकता है। मैंने पिता से वादा किया था कि राक्षस शिकार प्रतियोगिता से पहले उसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन अब राक्षस शिकार प्रतियोगिता बीत चुकी है। आज रात के बाद मैं उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं रहूंगा। मैं कभी भी उसे नहीं मार सकूंगा, तुम्हारे लिए बदला नहीं ले सकूंगा। जतिन, बताओ मैं क्या करूं? क्या तुम उससे नफरत करते हो? हाँ, मैं भी उससे नफरत करता हूं, लेकिन आज उसने नायक कुल को बचाया है। हॉल के उस द्वार से जो रेयांश ने नष्ट किया था, केवल 20 कदम ही दूरी थी। इस समय के दौरान यशवंत नायक के मन की संघर्ष की भावना कोई नहीं देख सकता था। सभी जिंदगी बचाने की खुशी में डूबे हुए थे, यहां तक कि रेयांश भी। इस समय यह भूल गया कि यशवंत नायक अभी भी उसका बड़ा दुश्मन है। इस समय यशवंत नायक को अपने बेटे की बातें याद आ गईं। मन का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। आज रात के बाद शायद फिर कभी रेयांश से लड़ने का मौका ना मिले, इस सोच से उसका चेहरा सफेद हो गया। दांत कसकर चिल्लाने वाली अजीब सी चमक आंखों में आ गई। वो रेयांश के सामने ही 2 कदम की दूरी पर था। इस समय उसने अचानक मुड़कर एक फेरोसियस फिस्ट को रेयांश पर तेजी से मारा। इतनी पास की दूरी में रेयांश के लिए करने योग्य बात केवल ये थी कि अपना हाथ बढ़ाकर बचाव करे, लेकिन केवल इसी से वो पूरी तरह अनपेक्षित घूंसा। अभी भी उसे चक्कर आ गया, रक्त का दबाव बढ़ गया, सीधे उसे उड़ा दिया। नायक कुल के क्षेत्र से बाहर सीधे राजवंशी कुल की तरफ चला गया। यह बहुत बड़ी अचानक घटना सभी को चौंकाने वाली थी।
तुरंत राजवंशी कुल के लोग बेताबी से हंसने लगे, जबकि नायक कुल के लोग यशवंत नायक को गुस्से से देखने लगे। चाचा जी, आप पागल हो गए हैं। मीरा देवी तुरंत हैरान हो गई, लेकिन इस समय किसी को भी यशवंत नायक को डांटने की फुर्सत नहीं थी। नायक कुल के पूर्वज और अर्जुन नायक, मीरा देवी, इन तीनों ने तुरंत अपनी पूरी रफ्तार से रेयांश के पीछे भागे। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो